अगर आप इस तरह का एक कॉयल लेते हैं और उसके दो छोरों को, दो सिरे को अगर आप इस तरह से एक एमीटर के साथ जोड़ देते हैं ताकि करंट अगर इस कॉयल से पास करे तो इसे हम मेजर कर सके, इसे हम ऑब्जर्व कर सके। और अगर हम एक ऐसा मैग्नेट लेते हैं और उस मैग्नेट को इस कॉयल के आसपास अगर हम करीब ले जाएं और दूर ले जाएं कुछ इस तरह से, तो आप देखिए यहां पर एमीटर में एक डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। हमने क्या किया, मैग्नेट को इस कॉयल के पास हम मैग्नेट को ले जा रहे हैं और फिर कॉयल से दूर ले जा रहे हैं मैग्नेट को। तो जिस समय हम मैग्नेट को हिला डुला रहे हैं उस समय एमीटर में हमें ये जो इसका जो रीडिंग है ये रीडिंग आ रहा है, मतलब नीडल में डिफ्लेक्शन दिख रहा है। नीडल में डिफ्लेक्शन दिखने का मतलब ये है कि यहां पर इस कॉयल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। तो देखिए यहां पर कोई भी सोर्स नहीं है, बैटरी का कोई भी सोर्स नहीं है, कोई बैटरी नहीं है मुझे कहना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है, फिर भी यहां पर करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि हम यहां इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह का जो फेनोमेनॉन है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होता है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर इसी चीज को एनिमेशन के साथ देख लेते हैं। यहां पर देखिए एक रिंग है, मेटालिक रिंग है, मतलब यहां से करंट पास कर सकता है और करंट पास करने से क्या होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक बल्ब यहां पर अटैच्ड है इसके साथ, तो ये ग्लो करने लगेगा। अब देखिए यहां पर एक मैग्नेट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और ये मैग्नेट जब इस कॉयल के आसपास जाएगा, मूव करेगा, दैट मीन कॉयल के आसपास मूव करेगा, तो उस समय आप देखें ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा। अब बल्ब के ग्लो करने पे अगर गौर करें तो आप देखें मैग्नेट जब रुका हुआ है उस समय बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब इस रिंग से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट मूव करेगा वैसे ही आप ये पाएंगे कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है। फिर जैसे ही मैग्नेट रुकेगा फिर ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। फिर से एक बार देखें, यहां पर ये रुका तो ये ग्लो भी बंद हो गया। एक बार फिर से देख ले, अभी रुका हुआ है तो ग्लो नहीं कर रहा बल्ब, मूव कर रहा है तो ग्लो किया और रुक गया तो ग्लो नहीं कर रहा है बल्ब। इसका आंसर हमें मिलता है फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि ऐसा क्यों होता है, एग्जैक्टली क्यों होता है। तो देखिए यहां पर दो लॉज हमें मिलता है। पहला लॉ हमें यह बताता है कि कहीं भी किसी सर्किट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, थोड़ी देर में हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जैक्टली है क्या। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट के साथ एसोसिएटेड ये अगर चेंज करे तो वहां पर एक ईएमएफ जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है, मतलब वहां क्रिएटेड होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही इलेक्ट्रिक करंट को यहां पर जनरेट करता है। तो हम कह सकते हैं किसी सर्किट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करे तो फिर वहां पर उस सर्किट में हमें इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। इस तरह के इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। सेकेंड लॉ हमें यह बताता है कि ये जितना तेजी से चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत तेजी से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो उस समय ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट मीन इससे बना हुआ इलेक्ट्रिक करंट, ये ज्यादा होगा। अगर धीरे धीरे ये चेंज हो तो फिर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ये कम होगा। अब देखते हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जैक्टली है क्या। तो यहां पर देखिए ये रिंग है और रिंग के आसपास ये मैग्नेट है। ये जो मैग्नेट है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यहां पर ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख रहा है। नॉर्थ पोल से बाहर निकला फील्ड लाइन और ये साउथ पोल में जाके ये फील्ड लाइन सब एंटर करता है। दैट मीन ये जो रिंग है इस रिंग के साथ एसोसिएटेड जो सरफेस होगा, हम एक ऐसा सरफेस यहां पर ड्रॉ करेंगे ताकि ये जो रिंग है, रिंग इसका बाउंड्री हो। तो सिंपलेस्ट सरफेस होगा ये इस तरह का एक प्लेन सरफेस को कंसीडर करना। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ये हम स्टैंडर्ड 12th में जाकर पढ़ते हैं। अभी लेमैन तरीके से स्टैंडर्ड 10th लेवल पे हम फ्लक्स को किस तरह से समझ सकते हैं। तो फ्लक्स को हम कितने फील्ड लाइंस उस सरफेस को क्रॉस कर रहा है इससे समझ सकते हैं।
यहां पर आप गौर से देखें, हमें इस ड्राइंग के हिसाब से, वैसे तो फील्ड लाइन इनफाइनाइट पॉसिबल है, एक मैग्नेट से निकला हुआ इनफाइनाइट फील्ड लाइंस होगा, लेकिन इस फिगर के हिसाब से आप देखें 3 फील्ड लाइंस यहां अभी इस सरफेस को, इस वाले सरफेस को क्रॉस किया है। अब अगर फील्ड लाइंस कम हो, किसी सरफेस के साथ एसोसिएटेड या किसी सरफेस को क्रॉस करता हुआ फील्ड लाइंस का नंबर अगर कम हो तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कम बन रहा है। अगर फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ जाता है तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। तो इस फिगर के हिसाब से फिलहाल अभी 3 फील्ड लाइंस यहां पर क्रॉस कर रहा है। तो अगर 4, 5, 6, 7 क्रॉस करे किसी सर्टेन सिचुएशन में तो हम कहेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है। अभी 3 है, अभी 3 क्रॉस कर रहा है। तो अगर हम इस रिंग को हिलाएंगे, डुलाएंगे, आगे पीछे ले जाएंगे या मैग्नेट को आगे पीछे ले जाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेगा इस सरफेस को, उसका नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम समझेंगे कि वहां मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, वो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करेगा। अब यहां से देखिए कि करंट का फ्लो कब होगा। अभी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स तो बन रहा है क्योंकि फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है इस सरफेस को, लेकिन करंट क्या इस सिचुएशन में अगर हम मैग्नेट को फिक्स्ड रखें या रिंग को फिक्स्ड रखें या दोनों को अगर फिक्स्ड रखें हम, तो क्या यहां पर करंट प्रोड्यूस्ड होगा या नहीं होगा? फ्लक्स तो यहां पर बन रहा है। तो करंट जो फ्लो करता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के एग्जिस्टेंस के कारण फ्लो नहीं करता है, बल्कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो तभी जाके इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है और इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होता है। तो अब वापस उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। अब यहां पर आप देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब हो सकता है? जब हम मैग्नेट को इस रिंग के आसपास हिलाएंगे, डुलाएंगे, आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, उसी समय देखें फ्लक्स में चेंज हो रहा है। किस तरह का चेंज हो रहा है? देखें अभी इस फिगर के हिसाब से 3 फील्ड लाइंस क्रॉस किया है। आप देखें मैग्नेट को करीब ले जाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रहा है। अभी आप पाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस कर रहा है। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो सरफेस को क्रॉस कर रहा है वो चेंज हो गया। इसका मतलब फ्लक्स भी चेंज हो गया। इसे पीछे ले जाए, देखिए फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जिस समय हम मैग्नेट को हिला डुला रहे हैं, आगे पीछे ले जा रहे हैं, उसी दौरान नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो सरफेस को क्रॉस कर रहा है वो चेंज कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो सिर्फ इसी दौरान जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी समय करंट का फ्लो होगा। अभी मैग्नेट रुका हुआ है तो अभी करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। अभी देखिए चेंज हो रहा फ्लक्स में, तो इस दौरान करंट का फ्लो हमें दिखेगा। एक और सिचुएशन यहां पर देख लेते हैं कि अगर हम रिंग को भी आगे पीछे ले जाएं, जैसे यहां पर हम रिंग को अगर हम मैग्नेट के सामने ले जाए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रहा है वो देखे उसका नंबर जो है चेंज कर गया, मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा। अभी भी फ्लक्स चेंज कर रहा है। आगे ले जाए या पीछे ले जाए, फ्लक्स जो है ये फ्लक्स चेंज हो रहा क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है क्रॉस कर रहा है इस सरफेस को, उसका नंबर जो है वो चेंज कर रहा है। तो उस दौरान भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। दैट मीन मैग्नेट को आप रिंग के पास ले जाए या फिर रिंग को मैग्नेट के पास ले जाए, बात बराबर है, दोनों ही सेम चीज है। तो दोनों ही केसेस में करंट जो है, करंट इस सर्किट में हमें दिखेगा। अब देखते हैं ये जो करंट होगा, इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम यूज करते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट जो उस कॉइल में बन रहा है, वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि जिसके कारण वो करंट इंड्यूस किया है उसी कॉज को वो रेजिस्ट करेगा। मतलब किसके कारण वो करंट क्रिएट हो रहा है? मैग्नेट को जो हम मूव कर रहे हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट क्रिएट हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा बनेगा ताकि वो उसके मूवमेंट को, उस मैग्नेट के मूवमेंट को अपोज करेगा। चलिए अभी हम समझ जाएंगे क्या होगा यहां पर। यहां आप देखें कि मैग्नेट को हम मूव करेंगे, तो मैग्नेट को मूव करने के लिए हमें इसे कुछ एनर्जी देना होगा। हम इसे प्रोवाइड करेंगे एनर्जी, हम फोर्स अप्लाई करेंगे मैग्नेट में, और मैग्नेट में फोर्स अप्लाई करने से मैग्नेट का डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसके कारण कि एक वर्क हमें करना होगा। वही वर्क एनर्जी के तौर पे इस पूरे सिस्टम में स्टोर्ड रहेगा।
अब आप गौर करें, अगर कॉयल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके लिए भी तो उसे एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि यहां पर इस कॉयल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिस रेजिस्टेंस को काटते हुए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस रहेगा, करंट रहेगा, तो फिर ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कुछ एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो ये एनर्जी इसे मिलेगा कहां से? अगर आप यहां पर बल्ब जोड़ दें तो वो बल्ब ग्लो करेगा, जैसे हमने एनिमेशन में देखा था, बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब ग्लो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा, वो एनर्जी उसे मिल कहां से रहा है? कोई बैटरी तो है नहीं, वो एनर्जी मिल रहा है, हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मैग्नेट को मूव करने के लिए, वही एनर्जी का खपत यहां पर होगा। ये एनर्जी डिसिपेट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो करेगा। मतलब क्या बना? मतलब यही बना कि हम जो भी एनर्जी इस मैग्नेट को प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं से कुछ एनर्जी यहां पर ट्रांसफर्ड हो रहा है, इस कॉयल में ट्रांसफर्ड हो रहा, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब अगर आप इस तरह के सिस्टम में मैग्नेट को धकेलेंगे तो आपको एक अपोजिशन दिखना चाहिए, आपको ऐसा लगेगा कि कोई इसे रोक रहा है। जैसे कि अगर फ्रिक्शन वाले सरफेस में, मान लीजिए फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो आप जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतने ही एनर्जी से ये, इसका काइनेटिक एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा और उतने ही एनर्जी से ये मूव करने लगेगा, तो आपको किसी भी तरह का रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। लेकिन अगर मान ले ये जो सरफेस है इसमें फ्रिक्शन है और यहां पर आप उसी ब्लॉक को धकेल रहे हैं, तो आपको एक अपोजिशन फील होगा, क्योंकि आप जितना एनर्जी यहां पर प्रोवाइड करेंगे, पूरा का पूरा एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि फ्रिक्शन के कारण, इन दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो आपको क्या फील होगा? आपको फील होगा कि कुछ रेजिस्टेंस हो रहा है, कोई रोक रहा है इसे। तो ऐसा ही कुछ फीलिंग आपको यहां पर भी दिखेगा, आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा, क्योंकि आप जो एनर्जी इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं बाय यूजिंग फोर्स, जो एनर्जी आप इस सिस्टम को दे रहे हैं, पूरा का पूरा एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि उसी से थोड़ा सा एनर्जी ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने में खपत हो रहा है। तो आपको यहां पर एक रेजिस्टेंस दिखेगा, कोई रोक रहा है, एक अनजाना, एक अदृश्य फोर्स मानो इसे रोक रहा है, आपको ऐसा लगेगा। इसीलिए लेंज लॉ का वो स्टेटमेंट आपको दिखा कि ऐसा इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, उस डायरेक्शन में इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट बनेगा जो कि इसके मोशन को अपोज करेगा। अब देखिए, हमें पता है कि अगर एक कॉइल रहे, एक कॉयल से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम पिछले वीडियोस में हमने इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन देखा था कि आयरन फाइलिंग अगर हम यहां पर स्प्रिंकल कर दें और यहां से कॉयल से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो हमें क्या दिखेगा? हमें यहां पर दिखेगा कि इस तरह का जो आयरन फाइलिंग्स है, ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर लेगा अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आप गौर से देखिए, ये जो कॉयल है, कॉयल का बना हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मानो कुछ ऐसा ही बन रहा है जैसे कि ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा हो। बार मैग्नेट में भी इस तरह का फील्ड लाइन बनता है और यहां पर भी आपको उसी तरह का फील्ड लाइंस दिखा। लेकिन इन फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, इसे पता करने के लिए हम एक सिंपल चीज फॉलो करते हैं कि अगर किसी कॉयल में हमें अगर दिखे कि किसी कॉयल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर वो वाला फेज जो है, वो वाला फेज ऐसा बिहेव करता है मानो वो मैग्नेट का साउथ पोल हो। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो फिर हमें वो वाला फेज ऐसा लगता है मानो वो वाला फेज नॉर्थ पोल जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब यहां से करंट का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में हो तो ये वाला फेज में हमें क्या दिखेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो ये वाला फेज जो है ये वाला फेज जो है ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। और इधर से देखने वाला जो फेस है, पीछे वाला जो फेस होगा, ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल में जाके एंटर कर जाता है। तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में जाके ये समा जाएगा। अब देखिए, इसी लॉजिक को हम यहां पर यूज करेंगे। अब देखिए, अगर हम मैग्नेट को मूव करके रिंग के तरफ ले जाते हैं, उस समय रिंग में इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसा प्रोड्यूस होगा कि ये मैग्नेट को अपने तरफ आने से रोकेगा। इस तरह से जो ये मैग्नेट इसके करीब जा रहा है, उस करीब जाने को वो अपोज करेगा। आप अगर धकेल के ले जा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि कोई रेजिस्ट कर रहा, कोई रोक रहा है आपको कॉयल के तरफ जाने से।
कोई अदृश्य शक्ति, अदृश्य फोर्स आपको रोक रहा है उस कॉइल के तरफ जाने से, उस मैग्नेट को कॉइल के तरफ जाने से रोक रहा है। मतलब कॉइल के इस फेस को किस पोल जैसा बिहेव करना है। अगर इस मैग्नेट को आने से ये अपोज करेगा तो इस फेस को नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करना है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रेपेल करेगा। तो इस दौरान जब आप मैग्नेट को करीब ले जा रहे हैं रिंग के, उस दौरान करंट इस रिंग में कुछ ऐसा फ्लो करेगा मानो कि ये वाला फेस जो है नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करे। मतलब करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी करंट का फ्लो होगा। अभी अगर आप मैग्नेट को दूर ले जाए, खींच के अगर दूर ले जाए, तो भी करंट यहां पर प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में। तो इस सिचुएशन में ये जो मोशन है, आप जो इसे खींचकर इस तरफ ले जा रहे हैं, यहां पर जो करंट क्रिएट होगा ये इस मोशन को अपोज करेगा। तो मोशन को अपोज करने के लिए इस बार क्या होना चाहिए, चूंकि मैग्नेट, आप गौर से देखें, चूंकि मैग्नेट इस केस में क्या हो रहा है, दूर जा रहा, दूर जाने को अपोज करने के लिए मैग्नेट को खींचना होगा। कोई मैग्नेट को खींचेगा। यहां पर जो करंट क्रिएट होगा, कॉइल में जो करंट क्रिएट होगा, वो करंट कुछ ऐसा बनेगा ताकि ये मैग्नेट को अपने से दूर जाने से रोके। रोकने के लिए इसे साउथ पोल बनना होगा, तब जाके ये इस नॉर्थ पोल को खींच पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो आपको दिखेगा। इस रिंग में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो दिखेगा। अब अगर मान ले मैग्नेट का डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, अब साउथ पोल को करीब रखते हैं रिंग के, और साउथ पोल को अगर हम रिंग के पास ले जाते हैं या फिर रिंग को साउथ पोल के करीब ले आते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में इस मैग्नेट को रेजिस्ट करने के लिए करंट यहां पर कुछ ऐसा बनेगा ताकि ये इस मैग्नेट को अपने करीब आने से रोके। मतलब ये जो सरफेस इस केस में बनेगा, ये सरफेस साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। मतलब यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक करंट दिखेगा इस सरफेस से, इधर से अगर हम देखें। और वहीं पर अगर हम मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो ये जो दूर जाना है, इस दूर जाने को रोकने के लिए ये जो फेस बनेगा, ये फेस नॉर्थ पोल बनेगा और इस साउथ पोल को ये अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ और इसे दूर जाने से रोकेगा। मतलब इस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हमें दिखेगा। अगर हम एक ऐसा कॉइल लेते हैं और इस कॉइल के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसे टेस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा आयरन फाइलिंग्स यहाँ पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, और फिर यहाँ से जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो फिर आयरन फाइलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसी के हिसाब से अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर लेगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो ऑर्डर है आयरन फाइलिंग्स का, इस तरह का ओरिएंटेशन, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड कहा जाता है। ऐसे स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना के इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करे तो इसे सोलेनॉइड कहा जाता है। तो यहां पर आपको एक सोलेनॉइड का फिगर दिख रहा है। वैसे हमें यहां पर लग सकता है कि जैसे ही यहां पर हम स्विच को ऑन करेंगे, वैसे ही तुरंत जो इलेक्ट्रिक करंट है तुरंत सेटअप हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर तुरंत सेटअप हो जाएगा, ऐसा हमें लग सकता है। फॉर एग्जांपल मान ले कि ये 6 वोल्ट का बैटरी है और ये पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस जो है ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट इसके थ्रू पार होना चाहिए 2 एम्पियर का। तो हमें लग सकता है जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वैसे ही तुरंत 2 एम्पियर का करंट यहां पर सेटअप हो जाएगा और जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है वो मैग्नेटिक फील्ड इमीडिएटली सेटअप हो जाएगा। लेकिन ऐसा दरअसल नहीं होता है। होता इन रियलिटी ये है कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बड़ा धीरे धीरे इंक्रीज करता है। जैसे शुरू में इलेक्ट्रिक करंट छोटा रहता है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो बनता है ये भी छोटा रहता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते 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 इसका जो मैक्सिमम लिमिट है, इस मैक्सिमम लिमिट को अप्रोच करता है। जितना इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते जाता है अंदर का मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ते जाता है और जो मैक्सिमम लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट को ये अप्रोच करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने माना था कि 2 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो होगा। अगर कोई नॉर्मल रेजिस्टर हो और मान ले कि 6 वोल्ट का बैटरी के साथ हम उसे जोड़ रहे हैं, यहां पर
6 वोल्ट का लेड से एक बैटरी है और इसके साथ हम एक नॉर्मल रेजिस्टर अगर हम जोड़े और लेट से कि ये 3 ओम का रेजिस्टर है और 6 वोल्ट का बैटरी के साथ हम इसे जोड़ रहे हैं, तो जो 2 एम्पियर का करंट यहां पर होगा वो 2 एम्पियर का करंट स्विच ऑन करते साथ, यहां पर मान ले एक स्विच है, स्विच ऑन करते साथ ये करंट इमीडिएटली एस्टेब्लिश्ड होता है। कुछ ऐसा सिचुएशन आपको दिखता है। यहां पर टाइमलाइन में यहां जो पॉइंट है, इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर ये 2 एम्पियर को इंडिकेट कर रहा है, ये 2 एम्पियर का करंट। तो जब स्विच ऑफ था तो सर्किट में कोई करंट नहीं था, जैसे ही हमने स्विच ऑन कर दिया इमीडिएटली करंट जो है 2 एम्पियर का सेटअप हो गया। ये तो नॉर्मल रेजिस्टर के केस में होता है, लेकिन इस तरह के सोलेनॉइड के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इमीडिएटली सेटअप नहीं होता है, बल्कि शुरू में ये तेजी से बढ़ता है, फिर ये धीरे धीरे इस तरह से बढ़ते जाता है और इसका जो मैक्सिमम लिमिट है, जो कि इस एग्जांपल के हिसाब से 2 एम्पियर है, इस एग्जांपल के हिसाब से उस मैक्सिमम लिमिट को ये अप्रोच करता है, उसकी तरफ बढ़ते जाता है। तो अगर हम स्विच को ऑफ कर दे तो इमीडिएटली ये करंट जीरो ड्रॉप करके जीरो नहीं हो जाता है। उस केस में भी ऐसा ही होता है, ये करंट घटते जाता है और इस तरह का उसका शेप बनता है, जस्ट इसी का इनवर्स शेप या इन्वर्टेड शेप बनता है। शुरू में तेजी से घटता है करंट स्विच ऑफ करने से और फिर ये धीरे धीरे जीरो को अप्रोच करते जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसे जानने के लिए जो पिछले वीडियोस में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में जो देखा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बात करना होगा। जैसे कि यहां पर देखिए एक कॉइल है, इस कॉइल के आसपास एक मैग्नेट को अगर हम आगे पीछे करें तो हम ये पाते हैं कि इस कॉइल में जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि इस एमीटर में आपको दिख रहा है। इस तरह से आगे पीछे करें तो कॉइल से करंट प्रोड्यूस होगा और ये करंट जो है इसके 2 छोरों को, यहां पर ये जो कॉइल है इससे एक छोर इधर से निकला है और दूसरा जो सिरा है इधर से निकला है, इस सिरे को यहां पर और इस सिरे को एमीटर के दूसरे टर्मिनल में अगर हम जोड़ दें तो फिर हम ये पाते हैं कि एमीटर में हमें एक रीडिंग दिखता है जो कि बता रहा है कि इससे एक करंट फ्लो कर रहा है, कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके कारण बताता है, इसके पीछे के कारण को बताता है। वैसे तो 2 लॉज है, आपके लिए काम का लॉ जो है पहला लॉ है, ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी सर्किट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करे तो फिर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्रिएट होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि कॉइल के आसपास हम मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं जिससे कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। उस तरह के करंट को इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। ये ईएमएफ जो है ये करंट को जनरेट करता है, ये करंट बनाता है, ये सोर्स है और करंट उसका रिजल्ट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक सर्किट के साथ एसोसिएटेड अगर वो चेंज करे, ये ध्यान देने वाली बात है कि फ्लक्स अगर चेंज करे, देखिए लास्ट वीडियो में हमने फ्लक्स पे डिटेल्स में बात किया था, थोड़ा बहुत इस वीडियो में भी हम लोग करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ये चेंज करे तभी इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और फिर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। सेकेंड लॉ ये बताता है कि जितना तेजी से ये फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि फ्लक्स एग्जैक्टली है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स से हम क्या समझते हैं और फ्लक्स चेंज कैसे करता है। तो यहां पर देखिए एक मैग्नेट है और यहां पर एक कॉइल है, तो मैग्नेट से निकला फील्ड लाइंस इस तरह का, ये फील्ड लाइन जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा अपने आसपास। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इससे तो हम स्टैंडर्ड 12th में जाके इसका जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो देखेंगे। फिलहाल स्टैंडर्ड 10th लेवल पे हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा आसानी से लेमैन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप गौर करें, जितना फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रहा है, इसके साथ एसोसिएटेड जो सरफेस है, ये जो है ये इस रिंग का सरफेस है, ये जो रिंग है यहां पर ये सर्किट का काम करेगा, ये जो रिंग है इसका सरफेस है। तो इस सरफेस को अगर ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा तो उसमें फ्लक्स ज्यादा होगा।
कम फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा तो उसमें फ्लक्स कम होगा। मतलब अगर हम लोग मैग्नेट को आगे पीछे करें, इस तरह से मैग्नेट को अगर हम रिंग के पास ले जाए तो देखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करता हुआ इसका नंबर जो है ये बढ़ गया, मतलब फ्लक्स में एक चेंज हुआ। ऐसे सिचुएशन में हमें यहां पर एक इलेक्ट्रिक करंट दिखता है, इस सर्किट में हमें एक इलेक्ट्रिक करंट दिखेगा, इस रिंग में दिखेगा इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरह से मैग्नेट को अगर आप पीछे ले जाए तो भी उस दौरान भी जो है फ्लक्स में चेंज होगा। सिमिलरली अगर आप रिंग को आप आगे ले जाएं तो यहां पर देखिए फ्लक्स चेंज हो गया, आप इसे पीछे ले जाएं तो आप ये पाएंगे फ्लक्स चेंज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो है इंड्यूस्ड जो करंट है वो क्रिएट होता है। अब इस करंट का जो डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन को समझा जाता है लेंज लॉ से, जो ये कहता है कि इस तरह से इंड्यूस्ड करंट बनता है, उस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बनता है, जो कि जो इसे बना रहा है, जो सोर्स है, इसे बनाने के पीछे जो कारण है, जैसे पिछले केस में मैग्नेटिक फील्ड उस इंड्यूस्ड करंट को बना रहा था, तो वो जो सोर्स है उस सोर्स को वो अपोज करता है, उसे चेंज होने से रोकता है। जैसे यहां पर इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में ऐसे सिचुएशन में जब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट ऐसे डायरेक्शन में बनेगा ताकि ये जो चेंज है, ये जो रिंग को हम आगे पीछे ले जा रहे हैं या मैग्नेट को हम आगे पीछे ले जा रहे हैं, उस आगे पीछे ले जाने को वो रेजिस्ट करेगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो यहां पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, ये इसका डायरेक्शन हम तय करते हैं लेंज लॉ से। देखिए लास्ट वीडियो में हमने इस पे डिटेल्स में बात किया है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा। अब देखिए इसके केस में क्या होगा, सोलेनॉइड के केस में क्या होता है। देखिए सोलेनॉइड के केस में जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही इसका टेंडेंसी है, मान ले इसका टेंडेंसी मैक्सिमम लिमिट 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का मैक्सिमम लिमिट है। मतलब मान ले कि बैटरी जो है 6 वोल्ट का है और इसका रेजिस्टेंस जो है 3 ओम का रेजिस्टेंस है, जो एग्जांपल हमने प्रीवियसली लिया था। तो इसका मैक्सिमम लिमिट 2 एम्पियर का है, तो बैटरी का टेंडेंसी है 2 एम्पियर का करंट को सेटअप करना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट तो इस डायरेक्शन में होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, थोड़ा भी मूव किया तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वेल दैट मीन शुरू में देखे मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बना, मतलब फ्लक्स नहीं था, फ्लक्स बना, तो फ्लक्स में चेंज हुआ। तो फ्लक्स में चेंज होने का मतलब एक इंड्यूस्ड करंट यहां पर जनरेटेड होगा, इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। अब लेंज लॉ में हमने क्या देखा था, वैसे लेंज लॉ पे हम और डिटेल्स में लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, फिलहाल उसका जो क्रक्स है उसे आप पकड़े। वो कहता है जो सोर्स है, जो इसे बना रहा है, उसी को वो अपोज करता है, जो इंड्यूस्ड करंट बनता है उस सोर्स को अपोज कर रहा है। अब यहां पर देखिए सोर्स कौन है, यहां पर सोर्स है ये करंट, बैटरी जो करंट भेज रहा है। तो बैटरी का भेजा हुआ करंट के कारण फ्लक्स में चेंज हुआ, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट बनेगा। वो इंड्यूस्ड करंट सोर्स को अपोज करेगा, मतलब बैटरी का भेजा हुआ करंट को ही अपोज करेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे बैटरी सेंड कर रहा है इस डायरेक्शन में करंट को, ऐसे डायरेक्शन में करंट को सेंड कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे डायरेक्शन में बनेगा, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे डायरेक्शन में बनेगा, मतलब उसे अपोज करेगा। अपोज करके भले ही जीरो ना बना दे लेकिन थोड़ा बहुत अपोज करेगा, जिसके कारण ये इमीडिएटली मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंच सकता है। अब ये जो करंट है, ये फिर ये जो बैटरी है इसका तो टेंडेंसी होगा करंट 2 एम्पियर का बने, तो ये और पुश करेगा, करंट को इंक्रीज करेगा। जितना वो करंट को इंक्रीज करते जाएगा उतना आप ये पाएंगे कि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड उस तरह से बढ़ते जा रहा, मतलब फ्लक्स में चेंज होते जा रहा। और जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब इंड्यूस्ड करंट रहेगा और उस जो ओरिजिनल सोर्स करंट है उसे वो अपोज करता रहेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है इस तरह के सेटअप में इमीडिएटली सेटअप नहीं हो जाता है, बल्कि धीरे धीरे सेटअप होता है। उसी तरह से अगर आप इस बैटरी को स्विच ऑफ कर दे या फिर यहां पर बैटरी के साथ कनेक्टेड जो स्विच है उसे ऑफ कर दे, तो आप ये पाएंगे कि करंट जो है ये धीरे धीरे घटता है, इमीडिएटली जीरो नहीं हो जाता है। तो इस तरह के जो फेनोमेनॉन है, इस तरह की घटना को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है।
सेल्फ इंडक्शन इस तरह का घटना है जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन हो रहा है जिसके कारण कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उस चेंज के कारण सर्किट में एक अपोजिट डायरेक्शन में या सर्किट का जो करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने के कारण उसे एक ओपोजिशन मिलता है। उस तरह के घटना को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। द ओपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट जो इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है उसे कौन अपोज कर रहा है? उसे अपोज कर रहा है इंड्यूस्ड करंट। वो क्यों? क्योंकि सर्किट जो है इसमें करंट होने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। ऑब्वियसली करंट धीरे धीरे बढ़ेगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो कि ओरिजिनल या सोर्स करंट को अपोज करेगा। तो इस तरह के अपोजिशन को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। अब देखिए इसी तरह का एक घटना यहां पर हम क्या करेंगे, एक कॉइल नहीं बल्कि दो कॉइल्स लेंगे। यहां सोर्स के साथ ये वाला कॉइल जुड़ा हुआ है, मतलब वोल्टेज सोर्स के साथ ये कॉइल जुड़ा हुआ है और बीच में मान ले एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। इस तरह का सब्सटेंस है। सॉफ्ट आयरन मान ले, यहां सॉफ्ट आयरन का बना हुआ एक सिलेंडर बीच में है और ये दूसरा कॉइल है। अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या मिलता है कि अगर हम यहां पर स्विच को ऑन करते हैं तो फिर यहां दूसरे कॉइल के साथ एसोसिएटेड जो ये लाइट बल्ब है ये लाइट बल्ब ग्लो करता है। देखिए यहां पर जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही ये ग्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर करंट धीरे धीरे सेटअप होगा। इस तरह से करंट बढ़ेगा और मैक्सिमम लिमिट को अप्रोच करेगा। करंट का जो भी मैक्सिमम लिमिट होगा इस सर्किट में उसे अप्रोच करते जाएगा। इस दौरान इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पहले तो छोटा बनेगा, फील्ड लाइंस या फील्ड छोटा बनेगा, फिर धीरे धीरे फील्ड बढ़ेगा बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा। वही फील्ड लाइन जो है ये दूसरे कॉइल से पास करेगा। इस तरह से यहां पर बना हुआ फील्ड लाइन जो है दूसरे कॉइल से इस तरह से पास करेगा। अब दूसरे कॉइल से पास करने से क्या होगा, देखिए पहले कम इलेक्ट्रिक फील्ड बना यहां पर जिसके कारण यहां पर एक फ्लक्स बना। फिर जैसे ही फील्ड लाइन बढ़ेगा इसके कारण यहां के करंट के कारण जैसे ही फील्ड लाइन बनेगा वो तो इस दूसरे वाले कॉइल से पार हो रहा, मतलब अब दूसरे वाले कॉइल में फ्लक्स में चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होते साथ यहां पर एक इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा दूसरे वाले कॉइल में। पहले वाले कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, प्राइमरी कॉइल, और दूसरे वाले कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। तो यहां पर प्राइमरी कॉइल के जो करंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसके कारण इससे दूसरे वाले कॉइल में सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बना जो कि चेंज कर रहा है जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और ये जो लाइट बल्ब है ये ग्लो करेगा। उसी तरह से जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देंगे इमीडिएटली तो करंट जीरो नहीं होगा, करंट भी धीरे धीरे घटेगा। तो जब करंट घट रहा है उस समय मैग्नेटिक फील्ड अंदर का घट रहा है, उस दौरान फ्लक्स में यहां पर चेंज आ रहा है। अब भी चेंज आ रहा फ्लक्स में, तो अब भी लाइट बल्ब जो है फिर से ग्लो करेगा। आप एक बार फिर से देख ले, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे लाइट ग्लो करेगा, जैसे ये मैक्सिमम लिमिट को पहुंचेगा लगभग पहुंचेगा लाइट ग्लो करना बंद कर देगा। क्योंकि अब देखें करंट का इंक्रीमेंट बहुत धीरे धीरे होगा, मतलब फ्लक्स भी धीरे धीरे चेंज होगा जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट बहुत कम होगा। वैसे ही जब आप इसे स्विच ऑफ कर देंगे वैसे ही तुरंत क्या होगा, स्विच ऑफ करते साथ तुरंत करंट जीरो नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे चेंज होगा, करंट जीरो को अप्रोच करेगा और उस दौरान क्या होगा, फ्लक्स में इस दौरान भी चेंज होगा जिसके कारण यहां पर बल्ब फिर से ग्लो करेगा सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड। तो इस तरह का जो घटना है इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। एक में करंट के कारण प्रोड्यूस हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण दूसरे कॉइल में जो फ्लक्स में चेंज हो रहा उसके कारण जो इंडक्शन है या इंड्यूस्ड करंट है, इस तरह के घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि अगर कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करे तो उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे कि लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कहा जाता है। तो यहां पर देखिए दो मैग्नेट्स है, यहां इस मैग्नेट का इस तरफ साउथ पोल है और दूसरे मैग्नेट का इस तरफ नॉर्थ पोल है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह का बनेगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल से दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ।
अब मान ले यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि हमने इस पे एक मोशन प्रोवाइड किया, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण ये मूव करने लगा और हमने इस डायरेक्शन में इसमें मोशन प्रोवाइड किया। लेकिन जब ये बॉडी मूव करेगा, ये चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा, तो इसका मोशन अलोंग दिस लाइन नहीं होगा, बल्कि इसका मोशन थोड़ा ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्टेड होगा इस तरह से, क्योंकि इस पे एक मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। उस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। यहां पर देखिए, इसमें करना हमें यह होता है कि 3 उंगलियों को, लेफ्ट हैंड के बाएं हाथ के 3 उंगलियों को हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना होता है, इस तरह से स्ट्रेच करना होता है। 3 उंगली मतलब यहां पर थंब है, ये 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, तो इसे हमें इस तरह से स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि इनके बीच का एंगल जो है ये 90 डिग्री का हो। फिर हमें इस लेफ्ट हैंड को इस तरह से ओरिएंट करना होता है ताकि ये जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे, ये जो मिडिल फिंगर है ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके डायरेक्शन में रहे। तो फिर ये थंब जो है, ये थंब इंडिकेट करता है कि उस चार्ज्ड पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से देखिए, ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्टेड होगा क्योंकि इस पे नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। वहीं पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होके अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस पे फोर्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता, मतलब ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्टेड होता, ये आप याद रखें। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर अगर मान ले मैग्नेटिक फील्ड में एक कोई कंडक्टर हो, मतलब कुछ ऐसा बॉडी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर एक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इस तरह से मूव करें, यहां पर देखिए ये एरो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा और ये ब्लू कलर का ये कंडक्टर है, तो फिर यहां पर एक करंट सेटअप होगा। ऐसा क्यों होगा? आप गौर से देखें, अगर यहां इस कंडक्टर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहां इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा, मान ले, क्योंकि ये कंडक्टर है, हमें पता है जो गुड कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे कि मेटालिक बॉडीज में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, साथ ही साथ यहां उसके साथ एसोसिएटेड जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी वहीं पर रिसाइड कर रहा है। यहीं जो एटम्स है, एटम ही जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके फ्री इलेक्ट्रॉन बना रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो एटम, वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है यहां पर और नेगेटिव चार्ज भी है यहां पर, और ये सारे चार्जेस जो है ये मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ये कंडक्टर जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, हेंस ये जो नेगेटिव चार्जेस है और जो पॉजिटिव चार्जेस है ये सब मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमें पता है ऐसे सिचुएशन में इन चार्ज्ड पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई होगा, जिसे कि हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं। अब गौर से देखिए, हमने क्या किया है, यहां पर 4 फिंगर को फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट किया है। मिडिल फिंगर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है, इन चार्ज्ड पार्टिकल्स का मोशन का डायरेक्शन है ये, और ये जो थंब है ये थंब इंडिकेट करेगा कि पॉजिटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, नेगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो यहां से आप देखिए कि ये डायरेक्शन, ये जो थंब का डायरेक्शन है वो इस तरफ स्क्रीन से बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, जो पॉजिटिव आयंस है क्रिस्टल में जो कि फिक्स्ड है, उन आयंस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, थंब के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। और जो नेगेटिव चार्जेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ऑब्वियसली उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज तो इस क्रिस्टल में फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नाम से ही आप समझ रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्रीली मूव कर सकता है। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, जिसके कारण ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। लेकिन पॉजिटिव चार्जेस यहां पर क्रिस्टल में फिक्स्ड होने के कारण ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है तो ये मूव नहीं कर सकता है, क्रिस्टल में ये फिक्स्ड है। लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये स्क्रीन से अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा।
दैट मीन इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में सेटअप होगा। मैं यहां पर लिख दूं इलेक्ट्रॉनिक करंट। हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट सेटअप होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यह माना जाता है कि कन्वेंशनल करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिटेल्स में बात किया था, तो मैं फिर से ये बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो कन्वेंशनल करंट होता है उसे माना जाता है पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट। अब नेगेटिव चार्जेस अगर ए से बी की तरफ जाए तो दैट इज इक्विवेलेंट टू कि पॉजिटिव चार्ज बी से ए की तरफ आ रहा है। तो जो कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ये होगा। सो ये हो गया कन्वेंशनल करंट, जो कि माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है। सो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इधर होगा, इस कंडक्टर में इस तरफ स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा। लेकिन ये जो करंट है ये हमेशा ये हमेशा नहीं रहेगा। इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर की तरफ, स्क्रीन से अंदर की तरफ मूव करने लगेगा, वैसे ही इस तरफ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा हो जाएगा और इस तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण इस तरफ दूसरे तरफ जो है ये पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा हो जाएगा। तो ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि भले ही यहां के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा हो, फिर भी ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है, वो धीरे धीरे वो उसे पुश करेगा बाहर की तरफ, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि उस तरफ अंदर की तरफ जाना चाहता है, उसे पुश करके बाहर की तरफ धकेलेगा। और यहां जो पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा हो गया वो भी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। लेकिन लॉरेंस फोर्स जो है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण एक समय एक इक्विलिब्रियम आएगा। तो कुछ देर के लिए करंट यहां पर सेटअप होगा। यहां पर ध्यान दें, हम जिस सिचुएशन की अभी बात कर रहे हैं वो ऐसा सिचुएशन है कि एक रॉड है जिसका दो ओपन एंड्स है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा हो जाएगा, जिसके कारण कुछ देर तो करंट सेटअप होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तभी जाके यहां जमावड़ा होगा। फिर कुछ देर बाद जाके ये करंट जो है ये फ्लो करना बंद कर देगा। एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगा, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगा कि दोनों तरफ से फोर्स बराबर हो जाएगा। एक तो ये नेगेटिव चार्ज पुश करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपने तरफ, और दूसरा मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये और पुश करके अंदर की तरफ ले जाने का टेंडेंसी रखेगा। लेकिन कुछ देर बाद वो करंट जो है इक्विलिब्रियम आने के बाद वो जो है करंट रुक जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर इस तरह का आइसोलेटेड एक रॉड रहे जिसका दो ओपन एंड्स हो, तो करंट हमेशा सेटअप नहीं होता, कुछ देर के लिए सेटअप होता है। तो हमने देखा कि ऐसे सिचुएशन में अगर इस रॉड को हम कंडक्टर को ऊपर की तरफ मूव करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, बाईं तरफ हो, तो फिर कन्वेंशनल करंट जो है स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा। तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। ये तो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, जो फंडामेंटल नियम है, उससे हमने इसे पता लगाया। यहां पर एक और रूल भी अप्लाई किया जा सकता है जिसे कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहा जाता है। यहां पर देखिए, दाहिनी हाथ के उन तीनों उंगलियों को हमने यहां पर उसी तरह से स्ट्रेच किया है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और ये जो थंब है ये इंडिकेट करेगा मोशन ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर को किस डायरेक्शन में मूव किया गया, उस डायरेक्शन में हम अगर थंब को ओरिएंट करें तो फिर ये जो मिडिल फिंगर है ये इंडिकेट करेगा कि कन्वेंशनल करंट, यहां पर वो करंट ऑब्वियसली इंड्यूस्ड करंट है, तो वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। वैसे आप अपने मर्जी से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहां पर कोई भी रूल अप्लाई कर ले। अब देखिए यहां पर अगर ये जो रॉड है, हमने क्या देखा, रॉड में कुछ देर करंट सेटअप होगा, उसके बाद ये करंट जो है ये वैनिश कर जाएगा क्योंकि एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगा। लेकिन अगर हम यहां पर एक लूप का इस्तेमाल करते हैं, लूप कुछ इस तरह का अगर हुआ, अगर हम यहां पर लूप का इस्तेमाल करते हैं और उस लूप को इसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रोटेट करते हैं, तो फिर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। यहां पर अगर आप इस आर्म पे गौर करें तो ये आर्म ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो थंब है उस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। फिलहाल तो इतना पार्ट को आप कंसीडर करें, इतना सा ही पार्ट को, तो इसका मोशन ऊपर की तरफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देखिए स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा।
दैट मीन यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट का ये डायरेक्शन होगा। और गौर से इस आर्म को अगर आप देखें तो आप पाएंगे ये आर्म नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करें तो आप देखेंगे करंट सेटअप होगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप होगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में सेटअप हो रहा, जबकि नीचे वाले आर्म में जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो रहा, मतलब पूरे कॉइल में अब करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर सकता है। तो यही करंट जो यहां से इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहा कन्वेंशनल करंट, वही फ्लो करके अब यहां तक आ सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कहीं जमावड़ा नहीं होगा या पॉजिटिव चार्ज का कहीं जमावड़ा नहीं होगा जो कि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स को अपोज करेगा। मतलब अब पूरा का पूरा सर्किट जो है यहां पर ये जो लूप है इस लूप में करंट सेटअप हो जाएगा। और यही मैकेनिज्म यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। तो अब आगे के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर पे बात करेंगे। तो अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला वीडियो का लिंक भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।